तुम वो सब कुछ जान चुके हो जो यहाँ से फरार के सिलसिले में मैंने तुम्हें बताया है। हम खौफ व हरास की फजा में सफर नहीं कर सकते। अगर ऐसी ही रज़ाकाराना फितरत रखते हो तो खुदकुशी कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन तुम्हें जिंदा छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ओडे का चेहरा इतना सर्द, इतना सपाट और इतना शफाफ था कि मैं उसकी शक्ल देखता रह गया। उसके अल्फाज पर गौर करता रहा। ये तो किसी तरह मुमकिन नहीं था कि मैं सिर्फ एक अहमकाना हरकत के लिए जान दे दूं। ओडे जाना चाहता है तो जाए, मैं उसका एहसान नहीं लेना चाहता था, लेकिन ये भी किसी तौर मुमकिन नहीं था कि उसकी फरमाइश पर मैं खुदकुशी कर लूं। ओडे ने गर्दन हिलाते हुए मेरी तरफ देखा और बोला, अगर तुम इस बात को पसंद नहीं करते तो मेरे पास इसका एक दूसरा हल भी है। वो दूसरी शक्ल ये है कि ये दोनों मौजूद हैं, इनमें से किसी से जंग करो और इस जंग के नतीजे में तुम दोनों में से एक को हलाक होना है। इस तरह दूसरा अपने आप को उस सफर के लिए हकदार साबित कर देगा। एक की मौत दूसरे को जिंदगी बख्श देगी। मैंने कहा, ओडे, मैं खुशी से ये बात कह चुका हूँ कि मैं खुद रुकने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे कहने से मैं खुदकुशी नहीं कर सकता और इन दोनों से जंग करने का मेरे पास कोई जवाज नहीं। उस दूसरे शख्स ने, जो कवी हैकल बदन का मालिक था, मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर तुमने खुदकुशी नहीं की तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके चेहरे पर शैतानत और खबासत रक्सा थी। फिर उसने कहा, बेहतर ये होगा कि तुम मिस्टर ओडे की बात तस्लीम कर लो। वो फैसला कुदरती होगा जो जंग के बाद खुद ब खुद जाहिर हो जाएगा। मैंने सर्द निगाहों से उसे देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता दोस्त, लेकिन अगर तुम मेरे हाथों कत्ल हो गए तो मुझे दुख होगा कि मैंने एक बेगुनाह को मार दिया है। वो बोला, ये सारी बातें अहमकाना हैं। हम लोग जिन हालात से गुजर रहे हैं इनमें रहमदिली और अखलाकी अकदार की कोई गुंजाइश नहीं है। मारो या मर जाओ, ये जिंदगी का उसूल है, खास तौर से इन जजायर में। चुनाचे मिस्टर ओडे, आप मुझे हुक्म दीजिए कि मैं इस शख्स को कत्ल कर दूं। उसने इस बार ओडे को मुखातिब करके कहा। ओडे ने दोनों हाथ फैलाए और बोला, ये तो होना ही है। अगर तुम इब्तिदा करना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। ओडे के इन अल्फाज के साथ ही उस शख्स ने आगे बढ़कर मुझ पर हमला कर दिया। उसने अपने सर की टक्कर मेरे सीने पर मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं फुर्ती से एक तरफ हट गया। बड़ी अजीब सी कैफियत हो रही थी। दिल नहीं चाह रहा था कि उससे जंग करूं और अपनी जान बचाने के लिए एक ऐसे बेगुनाह शख्स को हलाक कर दूं जिसके दिल में न जाने क्या क्या आरजुएं और उमंगें होंगी। लेकिन सूरत हाल ऐसी हो गई थी कि चूहे की मौत मरना भी मुझे पसंद नहीं था। ओडे ने दोनों हाथ उठाकर कहा, नहीं, इस तरह नहीं। आओ मैं तुम्हारे लिए मैदान जंग का इंतखाब करूं। तुम में से किसी के पास हथियार नहीं है। ये हाथों की जंग है और इसमें फतह के लिए खासी जिद्दोजहद करना पड़ेगी। दूसरा शख्स इस बात के लिए तैयार हो गया। मैं भी अपने जहन को तमाम खदशात से आजाद करवाने में कामयाब हो गया था। जिंदगी अगर यही सब कुछ चाहती है तो फिर उससे फरार किस तरह मुमकिन था। ओडे ने जो जगह हमारी जंग के लिए मुंतखब की थी वो यहाँ से थोड़े फासले पर ही थी, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि उसने उस जगह का इंतखाब क्यों किया है। मेरा मद्दे मुकाबिल, जिसका नाम मुझे अभी तक मालूम नहीं हुआ था, बहुत बेसब्रा था। उसने मुझे गौर करने का मौका नहीं दिया और एक बार फिर किसी अरने भैंसे की मानिंद मुझ पर पिल पड़ा। मैंने उसका वार खाली देने के बाद पलटकर एक टांग उसके पेट में मारी और दूसरी बार उसकी टांगों पर एक वार किया। मेरे दोनों वार ही निहायत बेपरवाही से हुए थे, लेकिन उनके नताइज सामने थे। मेरा मद्दे मुकाबिल चारों शाने चित पड़ा हुआ था। अगर मैं चाहता तो उस जंग का फैसला चंद लम्हे में ही कर देता, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे मुसलसल मलामत कर रहा था। ऐसी मजबूरी आन पड़ी थी कि मेरे बस में कुछ भी नहीं था। ये वैसी इंसान जिसका नाम ओडे था अपनी जिंदगी की बका के लिए सिर्फ एक ही बात पर आमादा हो रहा था, वो ये कि हम दोनों में से बस एक जिंदा रहे। अगर मैं उसकी बात मानने से इनकार करूं या मेरा मद्दे मुकाबिल मुझसे लड़ने पर आमादा न हो तो फिर हम में से एक को खुदकुशी करना पड़ेगी या ये लोग किसी एक को कत्ल कर देंगे। मैं खामोशी से खड़ा अपने हरीफ को देख रहा था, जो चंद लम्हे चित पड़ा पलकें झपकाता रहा और उसके बाद उसे एहसास हो गया कि वो काहली बरत कर अपने लिए खतरात को जन्म दे रहा है। चुनाचे उसने सीधा खड़ा होने की बजाय उल्टी कलाबाजी खाई थी। उसके जहन में यही होगा कि मैं उसके सीधा खड़े होने का इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए अपनी दानिस्त में उसने ये चालाकी की थी। ओडे और दूसरा शख्स खामोशी से खड़े इस जंग का तमाशा देख रहे थे। मेरा हरीफ एक बार फिर हाथ फैलाकर मेरे सामने आ गया और मैंने आहिस्ता से उससे कहा, मेरे दोस्त, यकीन करो मेरे दिल में तुमसे लड़ने की जरा भी ख्वाहिश नहीं है। अगर ओडे इस बात पर तैयार हो जाए कि मुझे यहाँ छोड़ जाए और तुम दोनों को लेकर निकल जाए तो मुझे जरा भी एतराज नहीं होगा। उस शख्स ने एक लम्हे के लिए मुझे घूरा और दूसरी बार फिर मुझ पर हमला कर दिया। इस बार उसने मेरे सीने पर फ्लाइंग किक मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसकी ये कोशिश भी नाकाम बना दी और जो ही वो मेरे नजदीक पहुंचा मैं झुक गया।
البتہ میں نے اسے دوسری طرف گرنے نہیں دیا تھا، بلکہ جیسے ہی وہ زمین پر گرنے لگا میں نے جھک کر اسے اپنی کمر پر سہارا دیا اور پھر پلٹ کر اسی جگہ ڈال دیا جہاں سے اس نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ تھوڑی بہت لڑائی بھڑائی سے تو ضرور واقف ہے، لیکن جنگ کا ماہر نہیں ہے، اور میرے مقابلے پر وہ چند منٹ بھی نہیں ٹھہر سکے گا۔ میری اس نرم دلی پر اسے غالباً جھنجھلاہٹ آ گئی تھی، چنانچہ اس بار وہ مجھ پر پل ہی پڑا۔ میں جدھر بھی ہٹ کر بچنے کی کوشش کرتا وہ اسی سمت لپکتا۔ آخر اس نے میرا گریبان پکڑ لیا، پھر اس نے 2-3 گھونسے میرے جبڑوں پر مارے اور اس کے بعد مجھے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اب یہ تو ممکن نہیں تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ اس کے دونوں کانوں پر مارے اور وہ ایک ہلکی سی کراہ کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ ابھی تک میں نے اس پر کوئی جارحانہ وار نہیں کیا تھا، لیکن وہ مسلسل اپنی جدوجہد میں مصروف رہا۔ میں اس سے بچتا رہا۔ تقریباً 10 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ اس دوران میں نے ایک بار بھی اس پر حملہ نہیں کیا تھا۔ اسے شدید جھنجھلاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ دفتن اس نے حلق سے ایک تیز آواز نکالی اور اس بار میں حیران رہ گیا۔ وہ مجھ پر حملہ آور ہونے کی بجائے ایک سمت دوڑ گیا تھا اور پھر اس نے ایک لمبی چھلانگ لگا دی۔ اوڈے اور اس کے ساتھی کے حلق سے ایک وحشت زدہ سی آواز نکلی۔ میں اس چھلانگ کا مقصد نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا وہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ جس جگہ اس نے چھلانگ لگائی تھی وہ ایک خوفناک قاتل دلدل تھی، جس میں گرنے کے بعد کسی طور زندگی بچنا ممکن نہیں تھا۔ اب اوڈے کی یہ چال میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ مجھے اس جگہ اسی لیے لے کر آیا تھا کہ جنگ کا فیصلہ بآسانی ہو جائے اور ہم میں سے کوئی بھی کسی ایک کو اس دلدل میں پھینکنے میں کامیاب ہو جائے تو فیصلے میں دقت نہیں ہوگی۔ لیکن ایک لمحے کے لیے اپنے حریف کی یہ حرکت میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ البتہ جب اس نے دلدل میں غروب ہوتے ہوئے دونوں ہاتھ ہلائے اور اس کی مدھم سی آواز میرے کانوں تک پہنچی تو میرا دل خون کے آنسو رویا۔ اس نے کہا تھا، تم زندہ رہو نوجوان، تم زندہ رہو، تم زندہ رہنے کے قابل ہو، خدا حافظ۔ میرے پورے وجود میں ایک لمحے کے لیے تھرتھری سی دوڑ گئی تھی۔ میں اب سمجھ گیا تھا کہ اس نے مجھ سے متاثر ہو کر اپنی زندگی موت کے حوالے کر دی ہے۔ یقیناً وہ مجھ سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ میرے مقابلے پر کچھ نہیں ہے، لیکن اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ میں نے ایک بار بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، جبکہ وہ بارہا موقع ملتے ہی مجھ پر اپنے ہنر آزما چکا تھا۔ بالآخر وہ انسان تھا۔ احساس جاگا اور اس احساس نے اسے موت کی جانب دھکیل دیا۔ میں ساکت و جامد کھڑا اسے دلدل میں غروب ہوتے دیکھتا رہا۔ اس کی کوئی مدد نہیں کی جا سکتی تھی۔ اوڈے تھکے تھکے انداز میں آگے بڑھا اور میرے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، یہ ضروری تھا خان، بے حد ضروری، تم میری مجبوری سمجھ سکتے ہو۔ میں نے اداس نگاہوں سے اوڈے کی طرف دیکھا اور کہا، زندگی بچانے کا یہ طریقہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا اوڈے۔ وہ بولا، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ایک بدترین طریقہ ہے، لیکن اگر اوڈے کی حالت پر غور کرو گے تو اسے بے قصور پاؤ گے۔ میں نے سال ہر سال محنت کی ہے، میں اپنی اس جدوجہد میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں نے اوڈے سے کچھ نہیں کہا، بڑا اضمحلال سا طاری ہو گیا تھا طبیعت پر۔ تب اوڈے نے اپنے دوسرے ساتھی کی طرف رخ کر کے کہا، میگن، تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ میگن نے کہا، کچھ نہیں، میرا خاموش رہنا بہتر ہے۔ اوڈے اسے چند لمحات سپاٹ نگاہوں سے دیکھتا رہا اور پھر اس نے جھرجھری لے کر کہا، ہم جذباتی ہو گئے ہیں، کیا جانوروں کی اس دنیا میں ہم انسان بنتے جا رہے ہیں؟ یاد رکھو، انسان بن کر کسی کو کچھ نہیں ملے گا، چلو اپنا کام کرو۔ وہ آگے بڑھ گیا اور ہم اس راستے سے ہوتے ہوئے ان بے ہوش افراد کے پاس پہنچ گئے جو ابھی بھی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ اوڈے نے براؤن رنگ کا وہ تھیلا کھولا اور پھر اس میں رکھا ہوا سامان نکال کر بیٹھ گیا۔ میک اپ کا یہ سامان پتہ نہیں کہاں سے اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ اس شخص کی موت نے مجھے واقعی بڑا مزمحل کر دیا تھا۔ اوڈے نے پہلے اپنے چہرے میں تبدیلیاں پیدا کی۔ آئینہ سامنے رکھ کر وہ اپنے چہرے کی مرمت کرتا رہا۔ بلا شبہ وہ میک اپ کا ماہر تھا۔ پتہ نہیں کیا چیز تھا وہ شخص اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہا تھا۔ اس کے بعد میری باری آئی۔ مجھے اس نے ایک خلاصی کا روپ دیا اور پھر بوڑھے میگن کے چہرے کی مرمت کرنے لگا۔ تقریباً 3 گھنٹے اس کام میں صرف ہو گئے تھے۔ پھر اس نے قوی ہیکل شخص کا لباس اتار کر خود پہن لیا اور ہم دونوں کو بھی ہدایت کی کہ ان کی جیبوں سے تمام چیزیں نکال کر اپنے قبضے میں لے لیں۔ ہم دونوں نے یہی کچھ کیا اور اس کے بعد اوڈے کی ایک اور درندگی ہمارے علم میں آئی۔ اس نے بے ہوش آدمیوں میں سے ایک کو کاندھے پر لادا اور ایک طرف بڑھنے لگا۔ میں اس کا مقصد سمجھ گیا تھا۔ وہ اس شخص کو بھی دلدل ہی میں پھینکنا چاہتا تھا، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ یہاں تو وحشت اور درندگی کے علاوہ اور کچھ تھا ہی نہیں۔ میں نے کوئی تعارض نہ کیا۔ اوڈے نے یک کے بعد دیگرے ان تینوں کو دلدل میں اچھال دیا اور وہ بیچارے ہوش میں آئے بغیر ہی موت کی آغوش میں جا سوئے۔ اور اب یہی بہتر تھا میرے لیے کہ اپنے آپ کو ان احساسات سے آزاد کر لوں، ورنہ خامخواہ اوڈے کے اور میرے درمیان تلخی پیدا ہو سکتی تھی۔
उन तीनों को मौत के घाट सुलाने के बाद ओडे ने इस तरह हाथ झाड़े जैसे धूल साफ कर दी हो, और उसके बाद मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखता हुआ बोला, जितने दलेर और जितने बहादुर तुम हो, उसी बहादुरी का सबूत दो। जज्बात बेशक इंसानी जिंदगी के साथ हैं, लेकिन मौत उन सारी चीजों से ज्यादा हौलनाक है। उसने दूसरे आदमी को मुखातिब करके कहा, क्यों मैगन, क्या मैंने गलत कहा है? मैगन ने एक झुरझुरी सी लेकर नफी में गर्दन हिला दी। उसके बाद हम वापस झाड़ियों के दरमियान बने हुए उसी मकान में आ गए। ओडे ने एक जगह पांव फैलाकर बैठते हुए कहा, रात की तारीकी में हमें यहाँ से निकलना होगा। ये सारा सामान यहीं दलदल में फेंक देंगे ताकि कोई निशान बाकी न रहे। और सुनो, मेरा नाम डेक है और तुम जर्कन हो। उसने मैगन की तरफ उंगली उठाकर कहा, और तुम पॉल। आखिरी इशारा उसने मेरी जानिब किया था। फिर बोला, अपने नाम ज़हन नशीन कर लेना। तुम दोनों इस टूटे फूटे जंगी जहाज के खलासी हो और मैं सेकंड ऑफिसर। हमें इसी हैसियत से उस जहाज में सफर करना है। जिन लोगों के दरमियान मैं तुम्हें ले जाऊंगा, वहाँ अजनबियत का इजहार मत करना। वहशत और दीवानगी के मुजाहरे उन सब की आदत है। ज्यादातर खामोश रहना, और अगर कभी कोई जरूरत पेश आए तो सिवाय मारपीट और हुल्लड़बाजी के तुम्हें और कुछ नहीं करना। हम शाम होने का इंतजार करते रहे, और जब शफक की सुर्खी शाम की धुंधलाहटों में डूब गई तो हम ओडे की रहनुमाई में वहां से चल पड़े। मौत के उन रास्तों पर सफर करना आसान काम नहीं था, वो भी बढ़ते हुए अंधेरे में। एक एक कदम ओडे के नक्शे कदम पर रखा जा रहा था जिसकी उसने हिदायत कर दी थी। खुदा खुदा करके उस हौलनाक सफर का इख्तिताम हुआ और हम आबादी में दाखिल हो गए, लेकिन ओडे रुका नहीं। आबादी से गुजरते हुए ओडे ने कहा, हम बंदरगाह पर उस जगह जा रहे हैं जहां जहाज का अमला रहता है। रात के मुश्तरका खाने में तुम दोनों भी शरीक होगे। मेरे आसपास रहने की कोशिश मत करना, लेकिन तमाम सफर के दौरान हमें एक दूसरे पर निगाह रखना होगी ताकि कोई एक किसी हिमाकत का मुर्तकिब हो रहा हो तो दूसरा उसे संभाल ले। मैंने कहा, तुम मुतमईन रहो मिस्टर ओडे। क्या मिस्टर मैगन बहुत खामोश तबा इंसान है? वो बोला, खामोशी तमाम बलाओं को टालती है, लेकिन तुम अब इसे मैगन नहीं जर्कन कहोगे। ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, ओके चीफ। वैसे मिस्टर जर्कन कुछ बीमार मालूम होते हैं। वो बोला, काम के वक्त ये खूब चाको चौबंद हो जाएगा। इस शख्स के बारे में बस ये बता देना काफी है कि ये 3 मुल्कों का मुजरिम है। लोहे की एक कान इसने सिर्फ इसलिए धमाके से उड़ा दी थी कि एक सुपरवाइजर से इसकी दुश्मनी हो गई। कान के धमाके में 80 मजदूर हलाक हो गए, उन्हीं में वो सुपरवाइजर भी था। इसके अलावा इसने एक मजमा आम में घुसकर 8 बॉडीगार्ड्स की मौजूदगी में एक मुल्क के वजीर दिफा को कत्ल किया था। बहुत से कारनामे हैं इसके। ओडे हंसने लगा। मैं फटी फटी आंखों से मुजमहिल मैगन को देख रहा था जो हमारी गुफ्तगू से बेनियाज हमारे साथ चल रहा था। लकड़ी की छत के नीचे बड़ी बड़ी बल्लियां लगाकर जहाजियों की रिहाइश गाह बनाई गई थी। एक तरफ उनके बिस्तर पड़े हुए थे और दूसरी तरफ भद्दी और काही लगी मेजें डाइनिंग हॉल की जरूरत पूरी कर रही थीं। सारे माहौल पर वहशत की हुक्मरानी थी। खाने का वक्त हो चुका था। चंद अफराद उन मेजों पर खाना लगा रहे थे। बड़ी बड़ी मूछों वाले एक शख्स ने ओडे को आवाज दी और वो उस तरफ चला गया। मैगन मुझसे काफी दूर एक जगह जा बैठा था। फिर एक आदमी ने पीतल के एक घंटे को लकड़ी की हथौड़ी से बजाना शुरू कर दिया और लोग अपनी जगहों से उठने लगे। ये खाने के लिए इत्तला थी। मेजों के गिर्द हुजूम हो गया। लोग बड़ी बड़ी प्लेटों में एक खास किस्म का साग, गोश्त के टुकड़े और लंबी लंबी डबल रोटियां लेकर पीछे हट जाते। मुझे उन लोगों में जम होने की कोई दिक्कत नहीं हुई थी। उसके बाद कुछ लोग अपने अपने बिस्तरों में जा घुसे, कुछ ताश लेकर बैठ गए। मुझे अपने बिस्तर के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। मैगन मुझसे कुछ दूर एक बल्ली से टेक लगाकर बैठ गया। मैंने भी यही किया। जगह जगह कहकहे उबल रहे थे। इस वहशत खेज माहौल में जिंदगी से भरपूर ये कहकहे बड़े अजीब लग रहे थे, लेकिन सबकी कैफियत मुझ जैसी तो नहीं थी। ये खलासी बेफिक्रे थे और इन्हें जिंदगी की इन उलझनों से वास्ता नहीं पड़ा था जिनका हम शिकार थे। काफी देर गुजर गई। एक जगह कुछ हंगामा भी हुआ, मारपीट भी हुई, लेकिन खुद ही खत्म भी हो गई। उन लोगों को रोकने वाला कोई नहीं था। एक बार फिर पीतल का घंटा बजाया गया और सबको सांप सूंघ गया। रोशनियां गुल कर दी गईं और खलासी जगह जगह दराज हो गए। गालिबन किसी के लिए किसी जगह की कैद नहीं थी। ये आरामदेह ख्वाबगाहें तो थी नहीं कि लोग अपने अपने बिस्तरों का खुसूसी तौर पर इंतखाब करते। मैं भी उस वहशतज़दा माहौल में एक जगह लेट गया। यूं तो खासा वक्त इन्हीं हालात में गुजार चुका था और गुजार रहा था, लेकिन आज की रात कुछ खास खुसूसियात की हामिल थी। चारों तरफ से खर्राटे उभरने लगे, लेकिन मैं उन बेफिक्रों की मानिंद गहरी नींद नहीं सो सका था। हालात थे कि जहन पर जलकार किए हुए थे और मैं उन्हें झटक कर सोने की कोशिश कर रहा था ताकि दूसरी सुबह मुस्तैदी से अपना काम अंजाम दे सकूं। कई बार आंख लगी और कई बार जागा, लेकिन अपनी जगह से जुम्बिश नहीं की। यहाँ तक कि सफेदा सहर नमूदार हो गया।
7 बजे घंटी बजी और तमाम लोग उठकर बैठ गए। हल्का हल्का नाश्ता करने के बाद सबके सब बंदरगाह की तरफ बढ़ गए, जो यहाँ से ज्यादा फासले पर नहीं थी। लहरों का शोर सारी रात ही सुनाई देता रहा था। मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हो गया। मैगन जनय नाम के साथ जर्कन अब मुझसे ज्यादा फासले पर नहीं था, लेकिन ओडे नजर नहीं आ रहा था। वो रात ही से गायब था और कई बार मेरी निगाहें उसे तलाश कर चुकी थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जर्कन मेरे बिल्कुल नजदीक आ गया तो मैंने उसकी तरफ देखे बगैर ही कहा, ओडे हमें नजर नहीं आया। जर्कन ने ऐसी निगाहों से मुझे देखा जिनसे नाखुशगवार सी कैफियत का इजहार होता था। फिर वो आहिस्ता से बोला, उसका नाम डेक है। मैंने दिल ही दिल में शर्मिंदगी महसूस की और खामोशी से कदम बढ़ाता आगे बढ़ा। तब जर्कन ने कहा, वो जहाज पर मौजूद है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा और थोड़ी देर के बाद मैं बंदरगाह तक पहुंच गया, जहां एक कदीम तर्ज का जहाज जिसके सामने के हिस्से पर कैप्टन लिखा था पानी में झूल रहा था। आरजी किस्म की मखसूस सीढ़ी जहाज तक जाती थी, जिसके चौड़े तख्ते इतने वसी थे कि उस पर 8-8, 10-10 मजदूर बआसानी गुजर सकते थे। किनारे पर लकड़ी की पेटियां पड़ी हुई थीं जिनका हजम ज्यादा नहीं था, यानी इतना बड़ा था कि एक आदमी उस पेटी को अपनी पुश्त पर बआसानी लाद सकता था। दूसरे खलासियों की तरह मैंने भी पेटी अपने शानों पर उठाई और सीढ़ी की जानिब बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद मैं जहाज के अरशे पर पहुंच गया, जहां पेटियों को बार किया जा रहा था। ऊपर पहुंचने वाले खलासियों के लिए ये जरूरी नहीं था कि वो फौरन ही वापस लौट आएं। जहाज पर मुख्तलिफ काम हो रहे थे। कोई जहाज के तख्ते जोड़ने में मसरूफ था, कोई उसकी सफाई कर रहा था, कोई फटे हुए बादबान रफू कर रहा था। मैं एक लम्हा सोचता रहा। उस माहौल को मैंने बनज़रे गायर देखा और एक बार फिर नीचे उतर आया। फौरी तौर पर जहाज के बारे में सब कुछ जान लेना मुनासिब नहीं था। दोपहर तक हम लोग ये पेटियां चढ़ाते रहे। उनकी तादाद खत्म होती जा रही थी और यूं महसूस होता था जैसे ये उनकी पेटियों की आखिरी खेप हो, क्योंकि किसी तरफ से नई पेटियां यहाँ नहीं लाई जा रही थी। 1 बजे काम खत्म हो गया और उसी वक्त खाने की घंटी भी बजी थी। तकरीबन 30 पेटियां मैंने ऊपर पहुंचाई थी। इतने चक्कर लगाने के बाद भूख चमक उठी। चुनाचे मेस में पहुंचकर मैंने भी उतनी ही फुर्ती से अपने लिए खाना निकाल लिया जितनी फुर्ती दूसरे खलासियों ने दिखाई थी। लेकिन खाने से फारिग होने के बाद हमें दोबारा बंदरगाह पर नहीं जाना पड़ा था। ऐलान किया गया था कि जहाज आज रात को 10 बजे रवाना हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।